नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। अगर हम बाबा साहब यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो उनके बारे में इतने सारे विचार हैं लोगों के, सबके अपने-अपने मत हैं। लेकिन बाबा साहब की हम बात करें तो कभी भी उनकी बात जो है वो खत्म नहीं हो सकती क्योंकि बाबा साहब जो थे विश्व ज्ञानी थे। सबसे ज़्यादा उनको ज्ञान था, सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे व्यक्ति थे। सबसे ज़्यादा उन्होंने समाज के लिए कार्य किया था। लेकिन आज हम जानेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो ओशो थे, उनके क्या विचार थे? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी, जो किसी नाम या तारीफ के मोहताज नहीं है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एसएम न्यूज का सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब। जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो ओशो थे, उनके क्या विचार थे? बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन मेरे हिसाब से पहले ओशो के बाबा साहब के बारे में क्या विचार थे, इससे पहले हमें ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि ओशो कौन थे। जी। ओशो कौन थे, उनका सिद्धांत क्या था, उनकी फिलॉसफी क्या थी, उनका जी। विचारधारा क्या थी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ओशो जी। को ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ओशो को इस देश में सबसे ज्यादा बदनाम किया गया। जी। इसलिए ओशो से बहुत सारे लोग आज भी नफरत करते हैं। जी। मैं भी कभी करता था। बहुत पहले मैंने इंडिया टुडे मैगजीन में ओशो के बारे में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें बहुत उल्टा सीधा लिखा था और मैं भी वही मान बैठा था कि जी। ओशो ये सब बेकार के और वो हैं। जो ओशो ने एक किताब लिखी संभोग से समाधि तक, जी। और कहते हैं कि इनके आश्रमों में तो सब कुछ होता है, दुनिया भर की चीजें उस पर लिखी थी। जी। बहुत दिनों तक मैंने जानने की चेष्टा नहीं की। एक दिन बाई चांस किसी दोस्त की गाड़ी में बैठा था तो उसमें एक कैसेट चल रहा था ओशो का। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये रजनीश है, आचार्य रजनीश, ओशो के नाम से जानते हैं। जी। तो वो कैसेट से बहुत प्रभावित हुआ। फिर मैंने उनसे कैसेट लिए, मैंने बहुत सारे कैसेट उनके सुने, उनके विचार सुने। तब हमें जी। लगा कि भाई ये आदमी, इससे बड़ा दार्शनिक मेरे ख्याल से शायद स्वतंत्र भारत में, इस दुनिया में, भारत में तो क्या इस दुनिया में शायद ओशो जैसा निर्भीक और स्वतंत्र विचारों का कोई दार्शनिक नहीं हुआ। और अगर हम विचारधारा की बात करें तो ओशो की विचारधारा पूर्णतः तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा है। और जी। कबीर, रविदास, नानक, इन लोगों की विचारधारा है। इनका जी। रजनीश ने बहुत समर्थन किया है। बाकी सारे धर्मों की और जितना ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद जी। की जितनी धज्जियां ओशो ने उड़ाई हैं, शायद आज तक किसी ने जी। नहीं उड़ाई। और तर्क के साथ, ऐसा नहीं कि फालतू की बातें। कोई भी बात जी। जो ओशो करते हैं उसमें इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं होती। पूरी तर्क के साथ, पूरे लॉजिक के साथ वो अपनी बात को रखते हैं। इसलिए मेरा बहुजन समाज के सभी लोगों से, आपके माध्यम से, एसएम न्यूज के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जी। ओशो के साहित्य को अवश्य पढ़ना चाहिए। ओशो के जितने भी वाणी हैं, जितने ओशो के लेक्चर हैं, भाषण हैं, प्रवचन हैं, उनको हर किसी को अवश्य सुनना चाहिए। जी। और ओशो ने कोई मतलब ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसके बारे में ओशो ने उनके जी। पाखंडों की धज्जियां ना उड़ाई हो। चाहे राजनीति है, चाहे धर्म है, चाहे जातिवाद है, चाहे पाखंडवाद है, कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा। इसलिए ओशो को अवश्य पढ़ना चाहिए। इसलिए ओशो जैसे व्यक्ति के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं कि वो बाबा साहब के बारे में क्या सोचते थे। और ये भी आपको बता दूं कि ओशो जो थे बाबा साहब के समकालीन थे। ओशो की जो डेथ है काफी बाद में हुई है, मेरे ख्याल से 60-70 के बीच में, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है। तो ओशो की मीटिंग भी हुई थी बाबा साहब के साथ में, मिले भी थे ओशो बाबा साहब से जाकर के। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, ओशो की एक पुस्तक है, ओशो नारी और क्रांति। ओशो नारी और क्रांति, जिसके जी। पेज संख्या 17 पर ओशो ने लिखा है, स्त्री है दीन,
उसको पुरुष ने कह रखा है कि तुम दीन हो, और मजा यह है कि स्त्री ने भी मान रखा है कि वह दीन है। असल में हजारों साल तक भारत में शूद्र समझता था कि वह शूद्र है, क्योंकि हजारों साल तक ब्राह्मणों ने समझाया था कि तुम शूद्र हो। अंबेडकर के पहले शूद्रों के 5000 साल के इतिहास में कीमती आदमी शूद्रों में पैदा नहीं हुआ। दोबारा पढ़ता हूं मैं, अंबेडकर के पहले शूद्रों के 5000 साल के इतिहास में कीमती आदमी शूद्रों में पैदा नहीं हुआ। मतलब 5000 साल के उसमें इतिहास में डॉक्टर अंबेडकर शूद्रों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान पैदा हुए। पहले पैदा हो सकता था, लेकिन शूद्रों ने मान रखा था कि उनमें कभी कोई पैदा हो ही नहीं सकता। वे शूद्र हैं, उनके पास बुद्धि हो नहीं सकती। अंबेडकर भी पैदा न होता अगर अंग्रेजों ने आकर इस मुल्क के दिमाग में थोड़ा हेर फेर न कर दिया होता, तो अंबेडकर भी पैदा नहीं हो सकता था। हालांकि जब हमको हिंदुस्तान का विधान बनाना पड़ा, हालांकि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा, तो ब्राह्मण काम नहीं पड़ा, वह शूद्र अंबेडकर काम पड़ा। वह बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी सिद्ध हो सका, लेकिन 200 साल पहले वह भारत में पैदा नहीं हो सकता था, क्योंकि शूद्रों ने स्वीकार कर लिया था, खुद ही स्वीकार कर लिया था कि उनके पास बुद्धि नहीं है। स्त्रियों ने भी स्वीकार कर रखा है कि वे किसी न किसी सीमा पर हीन है। ये स्त्रियों के बारे में और शूद्रों के बारे में रजनीश के ओशो के विचार हैं, और बाबा साहब को भी इसमें शामिल किया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बाबा साहब के लिए जो शब्द हैं वो रजनीश ने कहे हैं कि 5000 सालों में इस देश में इतना कोई बुद्धिमान पैदा नहीं हुआ। इसके बाद मेरे पास ओशो की ये किताब है, पंडित पुरोहित और राजनेता। पंडित पुरोहित और राजनेता, मानव आत्मा के शोषक। मेरा निवेदन है कि इस किताब को बहुजन समाज के लोग अवश्य पढ़ें। पंडित पुरोहित और राजनेता, मानव आत्मा के शोषक, इसको अवश्य पढ़ें। और इसमें बाबा साहब के बारे में क्या लिखा है इस किताब में, वो मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। जैसा लिखा है मैं वैसा ही पढ़ रहा हूं, इसमें कोई हेर फेर नहीं है। ये पेज नंबर 19, 20 और 21, 3 पेज में लिखा है बाबा साहब के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर अस्पृश्यों के लिए अलग मत की मांग कर रहे थे, और मैं उस व्यक्ति से पूर्णतः सहमत हूं, इस सीधे से कारण के कि 5000 वर्षों से ये लोग दमित किए गए हैं, शोषित किए गए हैं, मनुष्य के रूप में उनकी सारी गरिमा नष्ट कर दी गई है, और वे हिंदू जनसंख्या का 1/4 भाग हैं, और वे गंदे से गंदा काम करते हैं। उनका सम्मान होना चाहिए, उसके लिए उनकी इज्जत की जानी चाहिए, लेकिन इससे विपरीत उनकी छाया तक अस्पृश्य है। यदि एक अस्पृश्य की छाया आप पर पड़ जाती है, आपको स्वयं को शुद्ध करने के लिए तुरंत स्नान करना पड़ता है। अंबेडकर एकदम सही थे अस्पृश्यों के लिए अलग मत मांगने में, ताकि उन्हें पक्का यकीन हो सके कि पार्लियामेंट में 1/4 सदस्य उनके होंगे, अन्यथा वे पार्लियामेंट में पहुंचने में कभी सफल न होंगे। वे मनु द्वारा निर्मित 5000 वर्ष पुराने भद्दे जाति व्यवस्था नियमों को बदलने में कभी सफल न होंगे। बड़े बड़े ये तो इसमें बीच में आपका पूना पैक्ट आ गया, क्योंकि जो बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार लिया था, उसके बारे में ये विचार हैं ओशो के, कि ये 2 वोट का जो अधिकार मिला था बाबा साहब को, सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला था, उसके लिए लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर एकदम सही थे। आगे उन्होंने लिखा है, बड़े बड़े अपराधी हैं, किंतु लगता है मनु उनमें सर्वोपरि है।
एडोल्फ हिटलर के मन में मनु के प्रति बड़ा सम्मान था, फ्रेडरिक नीत्शे के मन में मनु के प्रति बड़ा सम्मान था, गौतम बुद्ध के प्रति नहीं। यहाँ ये तुलना करते हैं क्योंकि ये जो हिटलर और ये जो लोग थे, इन्होंने बहुत मारकाट की थी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कट्टरता के नाम पर, तो वो मनु के फॉलोअर थे। ये बड़े आश्चर्यजनक बात लगती है। मैं भी पहली बार इसको देख रहा हूँ, इस किताब में मैंने पहली बार पढ़ा था। वे गौतम बुद्ध के प्रति नहीं, और मनु इस देश के लिए अभिशाप सिद्ध हुए हैं। उन्होंने करोड़ों लोगों से उनकी सारी मानवीय गरिमा छीन ली, वे पशुओं की तरह जी रहे हैं। ये वर्ण व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था पर भी ओशो के विचार हैं, और मनु के बारे में भी विचार हैं कि मनु को ओशो किस तरीके से देखते हैं। अंबेडकर यह कहने में पूर्णतः तर्क सम्मत व सही थे कि इन लोगों को अलग मत का अधिकार मिलना चाहिए, किंतु गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया इस बात के लिए कि अंबेडकर अपना आंदोलन बंद कर दें, अन्यथा वे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक कि मृत्यु ही नहीं आ जाती। अब यह सर्वथा अतर्कपूर्ण है, क्योंकि तुम लोगों को उपवास करके राजी कर लेते हो, क्योंकि ये गांधी के लिए है कि तुम लोगों को उपवास करके राजी कर लेते हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सही हो। यह ब्लैकमेल है, यह धमकाना है, मैं आत्महत्या कर लूंगा यदि तुम मुझसे राजी नहीं होते। तो ये गांधी के बारे में ओशो ने दिया है कि जब गांधी आमरण अनशन पर बैठ गया था, बाबा साहब जब 2 वोट का अधिकार लेके आए थे, तो गांधी के लिए उन्होंने कहा है कि तुम जो है उपवास करके देश के लोगों को राजी कर लेते हो कि हाँ वो ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी सही सिद्ध हो जाता है। गांधी गलत था, गलत है, डॉक्टर अंबेडकर सही थे। आगे इसमें इन्होंने लिखा है, स्वभावतः सारा देश अंबेडकर पर दबाव डाल रहा था, अपना आंदोलन बंद करो, अन्यथा गांधी की मृत्यु तुम्हारे लिए और अस्पृश्यों के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होगी। वे जिंदा जला दिए जाएंगे, उनके गांव जला दिए जाएंगे, क्योंकि हिंदू लोग बदला लेंगे कि अस्पृश्यों ने गांधी को मार दिया है। जितनी देर संभव हुआ अंबेडकर ने खींचा, किंतु अंततः समर्पण कर दिया, यह देखते हुए कि शायद यदि गांधी की मृत्यु हो जाती है, यद्यपि यह कोई तर्क नहीं है। बाबा साहब को मजबूर कर दिया था देश के सारे सवर्णों ने, और बाबा साहब पर इतना दबाव और प्रेशर डाला था कि वो बाबा साहब मजबूर हो गए थे पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए। आगे ओशो कहते हैं, यदि मैं डॉक्टर अंबेडकर की जगह होता तो मैंने गांधी को कहा होता, तुम मर सकते हो क्योंकि तुम्हारी मृत्यु कोई तर्क नहीं है। क्योंकि मृत्यु ये कि भाई तुम्हें अधिकार हमें मिला है, जो हजारों सालों से वंचित रहे उनको अधिकार मिला है, इसलिए तुम्हारा कोई तर्क नहीं है, तुम्हारी मृत्यु कोई तर्क नहीं है। यह उतना ही मूर्खतापूर्ण कहानी है जैसे मैंने एक सुनी है। यहाँ एक कहानी सुनाते हैं, एक बुढ़ा आदमी, वृद्ध आदमी 80 साल का, एक 20 साल की लड़की से शादी करने के लिए उसके घर के आगे अनशन करने लगता है कि मैं तो इसी से शादी करूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। और वो जो है वहां हो जाता है, तो लोग आते जाते जब देखते हैं तो बहुत सारे लोगों की सिंपैथी उसके साथ हो जाती है, संवेदना उस बुढ़े के साथ हो जाती है। क्या कहते हैं लोग, क्या सोचते हैं, वह मर रहा है, क्या महान प्रेमी है। हमने ऐसे प्रेमियों के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना है, और वह वास्तव में एक मजनू है, एक फरियाद है, एक महिवान है। ये मतलब पब्लिक ओपिनियन के बारे में कहता है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि 80 साल का कुरूप काला कलोटा एक 20 साल की लड़की से शादी करने के लिए जिद कर रहा है, तो ये गलत है। गलत लोगों ने उसे नहीं ठहराया, उसको सही ठहरा दिया कि भाई देखो कितना ये निष्ठावान प्रेमी है। तो फिर बड़ी समस्या हो गई। उसके पिताजी ने किसी से सलाह की, तो गांधीवादी एक था, गांधी के जैसा कुटिल आदमी, उससे सलाह ली। तो उसने क्या सलाह दी, गांधीवादी ने कहा इसमें कोई समस्या नहीं, एक बहुत बदसूरत वेश्या है, वह बहुत बूढ़ी, तुम बस उसे 100 रुपए दे दो और वह भी आदमी के बगल में अपना बिस्तर लगाकर पड़ रहे, यह कहते हुए कि यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करते तो मैं आमरण अनशन करूंगी।
रात में उस आदमी ने अपना बिस्तर समेटा और भाग निकला। ये ओशो ये कहना चाह रहे हैं कि गांधी गलत था, गांधी की मांग गलत थी, लेकिन उसके बावजूद भी देश के लोगों की इन सवर्णों की सहानुभूति गांधी के साथ थी। तो इसमें ओशो ने यह सजेस्ट किया है कि अगर इसी तरीके से किसी दूसरे को गांधी के बराबर में बिठा दिया जाता कि हम भी मर जाएंगे, तो शायद गांधी उठ के भाग गया होता, क्योंकि गांधी ढोंगी नंबर 1 था। इसके बाद आगे लिखते हैं कि यह तर्क नहीं है और अंबेडकर अपना आंदोलन खत्म करने के लिए विवश कर दिए गए और संतरे के रस का गिलास लेकर वे गांधी के पास गए कि वे अपना अनशन समाप्त करें। यह राजनीति की सेवा में धर्म को लगाना है। कोई धार्मिक व्यक्ति वैसा कर नहीं सकता। ये गांधी के बारे में है, क्योंकि जो धर्म के आड़ में गांधी ने राजनीति की, जो कि एक धार्मिक आदमी कर नहीं सकता। और आगे इसने लिखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जूस का गिलास जो डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी को दिया था, संतरे के जूस का गिलास, वो करोड़ों शूद्रों के खून का गिलास था। ये कल्पना की है और बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि ये जो एक गिलास जूस गांधी को दिया था, वो जूस जो था करोड़ों बहुजन समाज के करोड़ों शूद्रों का खून था, जो आज तक भी चूस रहे हैं। ये सवर्ण लोग इस रिजर्वेशन के नाम पे, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के नाम पे जो गुलाम पैदा हुए हैं, आज तक इस खून को चूस रहे हैं शूद्रों को, ये गांधी के चेले चपाटे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात ओशो ने कही। आगे और थोड़ा सा है, भारत के अखंड और एक बने रहने की अवधारणा भी कुछ और न थी, बल्कि राजनीति जो हिंदुओं की सेवा में उपयोग की जा रही थी, ताकि मुसलमान अथवा ईसाई अथवा जैन अथवा सिख कभी सत्ता में न आ सकें। हिंदू सत्ता में बने रहेंगे क्योंकि वे बहुमत में हैं। ये ओशो के विचार बाबा साहब के बारे में और गांधी के बारे में है, जो मेरे ख्याल से किसी सवर्ण दार्शनिक या समाज सेवी या चिंतक या किसी धार्मिक नेता या किसी पॉलिटिकल नेता ने आज तक मेरे ख्याल से शायद नहीं कहे होंगे। अगर बहुजन समाज के चिंतकों की बात छोड़ दें तो सवर्णों ने इस तरीके का चित्रण बाबा साहब और गांधी का शायद नहीं किया होगा। तो ये, इसके अलावा भी गूगल सर्च पर बहुत सारे आप सर्च करेंगे तो जो ये मैंने कहा है, इसका इंग्लिश वर्जन गूगल सर्च पर अवेलेबल है। ये दर्शक जाकर के देख सकते हैं खुद। कई सारे इसमें टॉपिक हैं, ये आपको मिल जाएंगे। इसमें जाना चाहिए, देखना चाहिए। इसमें बाबा साहब के बारे में, मीटिंग के बारे में भी रेफरेंस दिया है। इसमें लिखा है कि आई मेट डॉक्टर अंबेडकर, ही वॉज वन ऑफ द इंटेलिजेंट मैन आई हैव एवर मेट। कि मैं डॉक्टर अंबेडकर से मिला हूं और जितना बुद्धिमान व्यक्ति मैंने देखा, जितना बुद्धिमान डॉक्टर अंबेडकर थे, उतना बुद्धिमान आदमी से पहले कभी नहीं मिले, ये ओशो ने कहा है। बट आई सेड यू प्रूव्ड वीक। लेकिन उसने अंबेडकर को कहा कि आप कमजोर साबित हुए। क्यों? ही सेड यू डोंट अंडरस्टैंड। बाबा साहब ने कहा, यू डोंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन वाज सच दैट आई न्यू इट वाज राइट, आई वाज राइट। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं जानता था कि मैं सही हूं और गांधी गलत है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बना दी गई जिसके कारण इस बुढ़े आदमी को, स्टबॉर्न बुढ़े और नालायक आदमी को, जो कि मरने के लिए जा रहा था, अगर वो मर जाता तो मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता, इसलिए मेरी मजबूरी थी, मुझे ऐसा करना पड़ा। तो फिर उन्होंने कहा, दैट इज नॉट द पॉइंट, इवन एन इडियट कुड हैव सजेस्टेड ए सिंपल थिंग टू यू, यू शुड हैव गॉन ऑन ए फास्ट अनटू डेथ। आगे रजनीश ओशो ने डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि ये कोई पॉइंट नहीं है कि कोई भी
साधारण सा आदमी आपको सलाह दे सकता था कि आप भी गांधी के बराबर में अनशन करो और आप भी कहो कि मेरी अगर बातें नहीं मानी गई तो मैं मर जाऊंगा, ये ओशो ने कहा। लेकिन फिर आगे कहता है ओशो, ही वॉज नॉट वरीड अबाउट हिज लाइफ, इफ ही वॉज किल्ड इट वॉज ओके। आगे ओशो कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर को अपनी चिंता नहीं थी। उसमें ऊपर ये भी लिखा है कि गांधी तो दुबला पतला था, आप 4 गुने मोटे थे, आपको फास्ट एंड टू डेथ करना चाहिए था। लेकिन आगे रजनीश कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कर सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर अपने आप को मार सकते थे, अपने आप को अनशन करके समाप्त कर सकते थे, बट ही वॉज वरीड अबाउट दोज थाउजेंड मिलियंस ऑफ पुअर पीपल हु डिड नॉट एनीथिंग अबाउट व्हाट वाज गोइंग ऑन। ओशो कहते हैं कि वो मर सकते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को चिंता थी उन करोड़ों शूद्र समाज के लोगों की जिनके पास कुछ भी नहीं था। उनके अगर वो मर जाता, गांधी वो मर जाते तो उनके घर जला दिए जाते, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार होता, उनके बच्चों को काट दिया जाता। इस तरीके से ओशो ने अपने विचार रखे हैं कि ये किस तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को इन्होंने विवश किया था। तो इसमें कई जगह ये लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर को किस तरीके से विवश किया। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि समय के कारण मैं सारी चीजें पढ़ के नहीं सुना सकता। इसमें एक जगह ये भी लिखा है कि उस समय शूद्रों को पढ़ने की आजादी नहीं थी। किसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर कैसे भी करके थोड़ा बहुत पढ़ पाए, लेकिन उनका नाम शायद कोट नहीं किया कि किसी ने पढ़ने के लिए उन्हें लंदन भेजा। लंदन से जब वो पढ़ करके आए, डॉक्टर अंबेडकर वापस भारत में आए, तो एंड व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, इंडिया बिकेम फ्री एंड देयर वाज नो चॉइस, नोबडी वाज एवर क्लोजर टू हिम। कि इतना पढ़ करके आए जिसने दुनिया में कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, उस व्यक्ति को जब भारत में लौट करके आए तो उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, सब उसके विरोधी थे, खास करके सवर्ण समाज के लोग। बट फॉर थाउजेंड्स ईयर द हिंदू सोसाइटी हैज रिमेन्ड, ये है, एंड दी ब्राह्मण्स ने जो है इनको बहुत कुछ किया। ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें लिखी हैं ओशो ने, जिनको मेरा दर्शकों से निवेदन है कि जरूर पढ़नी चाहिए। अगर ये पुस्तक ले सकते हैं तो ये पुस्तक ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, इसको अवश्य मंगाएं। और अगर ये नहीं पढ़ना चाहते तो आपको गूगल सर्च करेंगे ओशो के विचार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, आपको ये सारे किताबों की कॉपी आपको हिंदी में इंग्लिश में मिल जाएगी, तो जरूर उसको पढ़ना चाहिए। जी निशा। हाँ सर, जैसे भी आपने बताया कि ओशो के बाबा साहब के बारे में क्या विचार थे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ओशो के जो वर्ण व्यवस्था थी, जाति धर्मवाद था, छुआछूत थी, उसके बारे में क्या विचार थे, वह भी बताएं। देखिए, मेरा अपना मानना है कि ओशो के साहित्य को मैंने बहुत पढ़ा है, उनके प्रवचन सुने हैं। तो मैं सोचता हूं कि बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध के बाद वर्ण व्यवस्था का विरोधी, इस जातिवाद का विरोधी भारत में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। जितनी मुखरता के साथ, जितनी क्या कहना चाहिए, निर्भय और निडरता के साथ में लिखा है उसके बारे में इसी में है। मैं आपको एक मनु के बारे में उन्होंने लिखा है, पहले भी एक उदाहरण आया था कि ये सब मनु के कारण हुआ। तो मनु शुड हैव बीन अपोज्ड, वो कहते हैं लोगों को एड्रेस करके कि मनु का विरोध करना चाहिए था, बट ही हैज नॉट बीन अपोज्ड, लेकिन उसका विरोध नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? बट ही हैज नॉट बीन अपोज्ड, बट ही हैज नॉट बीन अपोज्ड फॉर 5000 ईयर्स, 5 साल से उसका किसी ने विरोध नहीं किया। एंड इफ आई अपोज हिम टुडे, आई एम अपोजिंग माई ओन फोरफादर। कहते हैं दूसरों को, सवर्णों के, कि अगर आप आज उसका विरोध करते हैं तो ये कहा जाएगा कि आप अपने पूर्वजों का विरोध कर रहे हैं। आई एम नॉट अपोजिंग एनीबडी एल्स, आई एम कंडम्ड, आई एम ऑर्डर्ड नॉट टू क्रिटिसाइज एनीबडी। ऐसा धर्म में दिया है, हमें किसी का नहीं करना चाहिए। लेकिन रजनीश कहते हैं
but I am going to criticize anything that is unjust because I am also part of it, however far away. तो ओशो ये कहते हैं कि हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। हमने ओशो ने क्रिटिसाइज की है। उन्हें किसी से जो चीज ओशो को गलत लगी है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या वर्ण व्यवस्था के नाम पे, ओशो ने बहुत बड़े कड़े प्रहार किए हैं और इसी कारण इस देश में ओशो को बदनाम किया गया। ओशो यहां से छोड़ करके बाहर अमेरिका में चले गए। अमेरिका में भी वो ईसाई धर्म के खिलाफ भी बोलते रहे और वो मानवता के प्रति बोले। वो मानवता के पुजारी थे, इसलिए वहां भी ईसाइयों को भी पसंद नहीं आई उनकी भाषा, क्योंकि उन्होंने सभी धर्मों का पुरजोर विरोध किया और लॉजिकल विरोध किया। ऐसे नहीं कि वो करके, वो खुद जैन थे। ओशो, आचार्य रजनीश खुद जैन थे और जैन धर्म की जितनी धज्जियां आचार्य ओशो ने उड़ाई हैं उतनी शायद किसी ने नहीं उड़ाई। इसलिए ओशो जो थे जातिवाद के और वर्णवाद के, ऊंच नीच के घोर विरोधी थे, अंधविश्वास और पाखंड के घोर विरोधी थे। तो इसलिए मेरा बहुजन समाज के लोगों से निवेदन है कि ओशो के साहित्य को अवश्य पढ़ना चाहिए, प्रवचन अवश्य सुनने चाहिए। जी निशा जी। हमारे साथ है चर्चा पे वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया कि ओशो जो थे उनके बाबा साहब के बारे में क्या विचार थे, वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या विचार थे, और जो आज तक हमारे देश के अंदर चला आ रहा है जातिवाद, धर्म, छुआछूत, उसके बारे में क्या विचार थे। जिस तरह बाबा साहब ने समाज के लिए इतना कुछ किया है कि आज तक बाबा साहब से ज्यादा ज्ञानी, बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरी दुनिया में नहीं होगा। जिस तरह बाबा साहब के विचार थे उसी से मिलते जुलते विचार थे ओशो के, कि वो कहते थे, जैसे सर ने बताया, कि बाबा साहब ने जो किया है वो सही किया है। जिस तरह गौतम बुद्ध के विचार थे, उन्हीं विचारों को लेके जो ओशो थे वो चले, उन्हीं के विचार जैसे सेम सेम विचार थे। इसलिए आज हमारा भारत देश ऐसा देश है जहां पर कोई वर्ण व्यवस्था, जाति धर्म के बारे खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसके बारे में या तो इतिहास में नहीं लिखा जाता है या तो उसके बारे में उल्टा सीधा लिखा जाता है, उसे बदनाम किया जाता है। क्योंकि हमारा ही देश एक ऐसा देश है, यहाँ आडंबर, पाखंडवाद, पूजा पाठ बहुत बड़े दर्जे पे किए जाते हैं और किसी देश में ये सब नहीं किए जाते। इसीलिए बाकी के देश जो हैं वो तरक्की पर हैं, लेकिन हमारा देश की जो महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं वो सब पूजा पाठ में लगे रहते हैं, कोई प्रैक्टिकली नहीं सोचता है। सर आपका धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आपका भी धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद, सभी दर्शकों को मेरा आभार और प्रणाम। ओशो के विचारों को भी मेरा प्रणाम। जी, अगर आप भी अपने विचारों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे चैनल को कोई आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।